हाय एवरीबॉडी। क्लास 12 के सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट लेक्चर में एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन होता क्या है, कितने टाइप का होता है, फिजिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, इसके साथ साथ फैक्टर कौन कौन से इनको अफेक्ट करते हैं, इन चीज़ का डिस्कस मैं आपको कर चुका हूँ। फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन में ही नेचर ऑफ गैस जो एड्जॉर्बेट थी, या फिर नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट जो कि सॉलिड या लिक्विड हम यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, सरफेस एरिया किस टाइप से वेरी करता है या किस टाइप से अफेक्ट करता है एड्जॉर्प्शन को, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद मैंने प्रेशर का इफेक्ट बताया कि गैस के ऊपर अगर प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो एड्जॉर्प्शन की रेट शुरुआत में बढ़ती है, मॉडरेट कंडीशंस के अंदर मॉडरेट रहती है और फाइनली वो इंडिपेंडेंट हो जाती है प्रेशर से एड्जॉर्प्शन की रेट। प्रेशर के इफेक्ट में फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मो में डिस्कस कर चुका हूँ, जिसकी जो इक्वेशन आई थी उससे एक ग्राफ बनता है। उस ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन आती है जिसका स्लोप 1/n होता है और इंटरसेप्ट log k के इक्वल होता है। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मो विच इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट है लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मो। वही हम एड्जॉर्बेंट गैस यूज करेंगे, एड्जॉर्बेंट सॉलिड यूज करेंगे। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मो। लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मो। फ्रेंडलिस ने एड्जॉर्प्शन में ये डिस्कस किया कि एक लेयर है, एक सरफेस है जिस पे एड्जॉर्प्शन रेगुलर होता जा रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा प्रेशर का इफेक्ट। और लैंगम्यूर ने ये ऑब्जर्व किया कि सपोज करो कि एक यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर एड्जॉर्प्शन चल रहा है, एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, यानी कि एड्जॉर्प्शन के साथ साथ यहाँ डिसॉर्प्शन भी चल रहा है। तो उस कंडीशन में प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा उसके ऊपर। प्रेशर के साथ x/m किस टाइप से वेरी करेगा। x/m इज क्वांटिटी ऑफ एड्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, x is quantity of adsorbate in gram and m is quantity of adsorbent in gram, means ग्राम पर ग्राम कितना एड्जॉर्प्शन होगा, इसको हम कंसिडर यहाँ पे करेंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर, सपोज करो कि यहाँ पे हमने प्रेशर लगा रखा है, पिस्टन लगा रखी है, प्रेशर लगा रखा है। प्रेशर ऊपर से जो लगा रखा है वो पी प्रेशर है। इसके अंदर एक गैस हमने फिल कर रखी है विच इज एड्जॉर्बेट, और इसके अंदर एक एड्जॉर्बेंट रखा हुआ है जो कि सॉलिड है या लिक्विड भी हो सकता है। मैं यहाँ पे सॉलिड यूज कर रहा हूँ। गैस एड्जॉर्बेट है, इसके अंदर फिल कर रखी है। इस पी प्रेशर पे इसका एक यूनिट सरफेस एरिया है, और यूनिट सरफेस एरिया की थीटा पार्ट पे एड्जॉर्प्शन हो चुका है। यूनिट सरफेस एरिया का कौन सा पार्ट है, थीटा पार्ट है, जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन हो चुका है, मींस एड्जॉर्ब पार्ट है दिस इज थीटा। प्रेशर पी है, एड्जॉर्ब पार्ट थीटा है, और जो वैकेंट पार्ट है इसके अंदर वो 1 - थीटा है, क्योंकि यूनिट सरफेस एरिया था, थीटा एरिया ऑक्यूपाइड है और 1 - थीटा एरिया अनऑक्यूपाइड है। और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बन चुका है, इक्विलिब्रियम बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। इट इज एड्जॉर्प्शन एंड इट इज डिसॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन भी चल रहा है और डिसॉर्प्शन भी चल रहा है, मींस इक्विलिब्रियम जब बन चुका है तो इक्विलिब्रियम के ऊपर हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, यानी कि दोनों की रेट, एड्जॉर्प्शन की रेट जो कि वहां पे आके जिस टाइम से जितने टाइम में वहां पे आके गैसेस पार्टिकल्स जितने टाइम में एग्रीगेट हो रहे हैं, जितने उतने ही टाइम में वहां से डिसॉल्व हो रहे हैं, हट भी रहे हैं, मींस थीटा पार्ट ऑक्यूपाई रहेगा रेगुलरली और 1 - थीटा रेगुलरली क्या रहेगा, अनऑक्यूपाइड पार्ट रहेगा, क्योंकि वहां इक्विलिब्रियम बन चुका है। तो उस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो एड्जॉर्प्शन की रेट होगी
वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि कितना पार्ट अनऑक्यूपाइड है, क्योंकि इतना पार्ट ऑक्यूपाइड है वहां पे एडजॉर्प्शन नहीं होगा, पहले पूरी लेयर बनेगी उसके बाद एडजॉर्प्शन कंप्लीट होगी, मतलब नेक्स्ट लेयर का स्टार्टिंग होगी, यानी पहले फर्स्ट लेयर नहीं बनती तब तक नेक्स्ट लेयर स्टार्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर का थीटा पार्ट ऑक्यूपाइड है, 1 माइनस थीटा वैकेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इनटू 1 माइनस थीटा। प्रेशर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि प्रेशर हमने लगा रखा है, तो एडजॉर्प्शन की रेट प्रेशर पर डिपेंड करेगी, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस थीटा जो अनऑक्यूपाइड पार्ट है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, केवल ऑक्यूपाइड पार्ट से डिसॉर्प्शन होगा। यानी डिसॉर्प्शन कहां से होगा? ऑक्यूपाइड पार्ट से। ऑक्यूपाइड पार्ट से पार्टिकल हट सकते हैं और अनऑक्यूपाइड पार्ट पे पार्टिकल एग्रीगेट हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में एडजॉर्प्शन की रेट अनऑक्यूपाइड पार्ट पे डिपेंड करेगी और डिसॉर्प्शन की रेट ऑक्यूपाइड पार्ट थीटा है। ये चीज आप नोट भी कर लेना। एक यूनिट सरफेस एरिया है, उसका थीटा पार्ट ऑक्यूपाइड है, 1 माइनस थीटा वैकेंट पार्ट है, 1 माइनस थीटा पे एडजॉर्प्शन होना है, थीटा पार्ट एडजॉर्ब पार्ट है और प्रेशर P है। तो डिसॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों की रेट इक्वल होगी, वहां एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है। इस टाइप की कंसीडरेशन है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू K1, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज कर लिया, P into 1 minus theta, इक्वेशन फर्स्ट, एंड रेट ऑफ डिसॉर्प्शन which is equal to K2, proportionality constant into theta, इक्वेशन सेकंड। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो उस कंडीशन में दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्विलिब्रियम की यूज किया इसने, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन which is equal to rate of डिसॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की रेट डिसॉर्प्शन की रेट के इक्वल होगी। हम यहाँ कह सकते हैं कि K1P 1 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू K2 थीटा। K1P 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू K2 थीटा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो इसको इस टाइप से लिख लिया। अब इसको मिटा रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। K1P मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, K1P माइनस K1P थीटा विच इज इक्वल टू K2 थीटा। थीटा की टर्म को एक डायरेक्शन में ले लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड में, K1P थीटा प्लस K2 थीटा विच इज इक्वल टू K1P। इसको इधर ले आया और यहाँ से ले लिया मैंने और इसको एज इट इज पुट कर दिया। देन थीटा इसमें से कॉमन ले लिया हमने, थीटा मल्टीप्लाई बाय K1P plus K2 which is equal to K1P, and theta is equal to K1P upon K1P plus K2। ये इक्वेशन थी लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल की। थीटा कितना पार्ट है वो प्रेशर पे किस टाइप से डिपेंड करेगा। प्रेशर बढ़ाने पे थीटा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, प्रेशर घटाने पे थीटा घटेगा या नहीं घटेगा, उस चीज से हम वेरी करते हैं। इसके बाद इसने इसको इक्विसेट कर दिया कि थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू K1P अपॉन K1P प्लस K2। K1 और K2 कांस्टेंट है और P प्रेशर है। थीटा को डायरेक्टली इसने इक्वल रख दिया कि थीटा इज एडजॉर्प्शन विच इज इक्वल टू x by m ऑल्सो। ये x by m के इक्वल भी है डायरेक्ट, तो इसको पुट कर दिया यहाँ पे x by m विच इज इक्वल टू K1P अपॉन K1P प्लस K2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन ये आ गई। इक्वेशन इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को P में डिवाइड कर दिया, मीन्स P डिवाइडेड बाई x by m विच इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई K1P अपॉन K1P प्लस K2। जो भी प्रेशर था उसमें इसको डिवाइड कर दिया। देन P अपॉन x by m विच इज इक्वल टू P, ये टर्म ऊपर चली जाएगी, K1P प्लस K2 डिवाइड बाई K1P। इक्वेशन ये आ जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ
p डिवाइड बाई एक्स बाई एम विच इज इक्वल टू p को मल्टीप्लाई कर दिया हमने k1 p स्क्वायर प्लस k2 p अपॉन k1 p और ओपन कर लिया मैंने इसको x बाई एम विच इज इक्वल टू k1 p स्क्वायर अपॉन k1 p प्लस k2 p अपॉन k1 p p से p कैंसिल हो गया देन p बाई x बाई एम विच इज इक्वल टू k1 p k1 अपॉन k1 कैंसिल नहीं किया मैंने इसको इंटू p प्लस k2 अपॉन k1 और k1 अपॉन k1 इज 1 k1 अपॉन k2 which is 1 which is equal to beta एक कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया which is also equal to 1 and k2 upon k1 which is equal to alpha then equation represent as then क्या फिर p by x by m which is equal to alpha p plus beta means beta p plus alpha क्योंकि k1 अपॉन k1 को हमने बीटा यूज किया है इसलिए बीटा p प्लस अल्फा। इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y एक्सिस पे यहाँ पे हम यूज करेंगे p बाई x बाई m p बाई x बाई m और x एक्सिस पे हम प्रेशर यूज करते हैं p तो उस कंडीशन में एक स्ट्रेट लाइन आती है जिसका स्लोप tan थीटा होता है और विच इज 1 विच इज इक्वल टू बीटा इसके इक्वल होगा m के इक्वल और जो इंटरसेप्ट है इंटरसेप्ट जो आएगा यहाँ पे वो अल्फा के इक्वल होगा विच इज इक्वल टू k2 अपॉन k1 अल्फा के इक्वल यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसमें वो 45 डिग्री का बनेगा क्योंकि 45 डिग्री का इसलिए बनेगा कि tan 45 डिग्री विच इज 1 ये 1 होता है। तो सभी गैसेस के लिए लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की जो हाइपोथेसिस थी कि वहां पे हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन ली एक लेयर या दो लेयर तीन लेयर या डिफ्यूजन जो लेयर बनी हुई है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं कि डिफ्यूजन जो लेयर बनी हुई है उसमें इक्विलिब्रियम बना होगा क्योंकि वहाँ डिसॉर्प्शन भी चल रहा होगा और वहाँ पे एडजॉर्प्शन भी चल रहा होगा और उस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा इससे हम देख सकते हैं। प्रेशर बढ़ाने पे p बाई एक्स बाई एम बढ़ेगा प्रेशर बढ़ाने पे p बाई एक्स बाई एम बढ़ेगा p बाई एक्स बाई एम बढ़ने का मतलब कि प्रेशर तो बढ़ ही रहा है उसके साथ साथ x बाई एम इतना ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा एट इक्विलिब्रियम तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा यहाँ पे दोनों चीज बढ़ रही है और यहाँ 45 डिग्री का एग्जैक्ट एंगल आता है हम ये एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एडजॉर्प्शन के ऊपर प्रेशर का यहाँ पे क्या इफेक्ट है ये थी लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब मैं एक तो क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पे बेस्ड ही क्वेश्चन नंबर 1 इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज दैट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज दैट ए ग्राफ बिटवीन फॉलोइंग इस टाइप का एक ग्राफ दिया हुआ है आपको। सपोज दैट द ग्राफ रिप्रेजेंट एज इस टाइप का एक ग्राफ दिया हुआ है एज फॉलोइंग देन कैलकुलेट एन एंड के तो एन और के कैलकुलेट करना है एन और के फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में क्योंकि फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में जो ग्राफ था log x बाई m और log p के बीच में था। यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है इसकी वैल्यू दी है 0.4771 तो फ्रेंड अकॉर्डिंग टू फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म log of x by m which is equal to log of k plus 1 by n of log of p इसको हम y is equal to c plus mx की फॉर्म में देखते हैं तो y एक्सिस पे तो ये लिया हुआ है यहाँ पे x एक्सिस पे लिया हुआ है log of p तो जो इसका स्लोप होगा वो हो जाएगा 1 by n के इक्वल 1 by n के इक्वल और 1 by n tan थीटा के इक्वल है यहाँ पे और log k है जो इसका इंटरसेप्ट है इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है तो 1 by n की वैल्यू तो क्या आ गई tan 45 डिग्री which is 1 by n which is 1 means n is 1 so n की वैल्यू तो 1 आ गई log of k intercept which is equal to 0.4771 then k is 3 तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 3 आ चुकी है। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है कि
ग्राम पर ग्राम मींस x बाई एम, x भी ग्राम में लेंगे और m भी ग्राम में, ग्राम पर ग्राम एब्जॉर्प्शन 3 एटमॉस्फेयर पे कितना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन आ गई, x बाई एम विच इज इक्वल टू k, कांस्टेंट यूज किया हमने, p पावर 1 बाई n, ये लैंग्वेज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म मॉडरेट प्रेशर पे थी। x बाई एम हमें कैलकुलेट करना है, मींस x बाई एम विच इज इक्वल टू k की वैल्यू यहाँ पे 3 आ चुकी है, प्रेशर आपको 3 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है और पावर उसकी 1 बाई 1 है क्योंकि n की वैल्यू 1 है। then x by m which is equal to 9, it means 9 gram of adsorbate adsorb on 1 gram of adsorbate, means 9 gram per gram of adsorbate। इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद ले रहा हूं मैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है 50 ml of 1 m ऑक्जेलिक एसिड, 1 m ऑक्जेलिक एसिड सेकंड विद 0.5 ग्राम ऑफ वुड चारकोल, द फाइनल कंसंट्रेशन इज 0.5 m, मींस 50 ml हमने 1 m ऑक्जेलिक एसिड लिया था जिसके अंदर हमने 0.5 ग्राम वुड चारकोल डाल दी। वुड चारकोल क्या करेगी, ऑक्जेलिक एसिड को एब्जॉर्ब करेगी, तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की 0.5 m हो गई, मींस पहले 1 m थी अब 0.5 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्जेलिक एसिड उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो चुका है कुछ क्वांटिटी के। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ चारकोल, 1 ग्राम चारकोल ने कितना अमाउंट ऑक्जेलिक एसिड का एब्जॉर्ब कर दिया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 50 ml में 1 m कंसंट्रेशन तो ऑक्जेलिक एसिड का ग्राम कितना हुआ, यानी कि मोलैरिटी विच इज इक्वल टू मोल्स, और मोल्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ग्राम पर मोल, ग्राम अपॉन मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी आपको केवल है 1 m, ग्राम आपको कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑक्जेलिक एसिड का होता है 126 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, 50 ml है आपके पास, मिलीलीटर में उसको लीटर में कन्वर्ट कर दोगे 1000 से मल्टीप्लाई, तो ग्राम आ जाएगा इसका। ग्राम इज इक्वल टू, इसको इससे मैंने काट दिया 20 टाइम्स, ग्राम इज इक्वल टू आ गया 126 डिवाइड बाय 20 which is equal to 6.3 gram, यानी कि what is this 6.3 gram of oxalic acid present in 50 ml of solution, 6.3 gram of oxalic acid present in 50 ml of solution इनिशियली 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड था 50 ml सॉल्यूशन में। अब क्या हुआ कि हमने वुड चारकोल उसमें डाल दी इतने ग्राम, और वुड चारकोल डालने के बाद उसकी कंसंट्रेशन ये रही, मींस फाइनली सॉल्यूशन में कितना रहा वो निकालना है। देन मोलैरिटी विच इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोलैरिटी अब रहेगी 0.5 विच इज इक्वल टू मोल्स आपको निकालने हैं, तो ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास 126 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, वही 50 ml है, 50 into 1000 यानी कि हो गया 20 ग्राम विच इज इक्वल टू 126 मल्टीप्लाई बाय 0.5 63 अपॉन 20, इसका आप हो गया 3.15। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनली सॉल्यूशन कंटेन 3.15 gram of oxalic acid, then we can say शुरुआत में कितना था 6.3 ग्राम था और उसमें सॉल्यूशन में बाद में कितना रहा 3.15 ग्राम, तो कितना एब्जॉर्ब हो गया, मींस एब्जॉर्ब ऑक्जेलिक एसिड which is equal to 6.3 minus 3.15 which is 3.15 ग्राम, 3.15 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड एब्जॉर्ब हो गया। हमें निकालना क्या है, पर ग्राम निकालना है, लेकिन एब्जॉर्ब कितने वुड चारकोल ने किया 0.5 ग्राम वुड चारकोल ने, तो 0.5 ग्राम वुड चारकोल एब्जॉर्ब 3.15 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, देन 1 ग्राम कितने में करेगा वो हमें निकालना है। तो 0.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड एब्जॉर्ब 3.15 ग्राम, then 1 gram adsorb 3.15 divided by 0.5,
which is equal to 6.3 ग्राम पर ग्राम। ग्राम पर ग्राम का मतलब क्या है कि ग्राम पर ग्राम ऑफ चारकोल, यानी कि 1 ग्राम चारकोल 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को एब्जॉर्ब कर सकती है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स इसके अंदर पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कि एब्जॉर्प्शन इंडस्ट्रियल पर्पस से हम कैसे यूज कर सकते हैं, या कि इसकी इंपॉर्टेंसेस क्या हैं, या फिर इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की एप्लीकेशंस। नंबर फर्स्ट, टू फॉर्म हाई लेवल वैक्यूम। हाई लेवल का वैक्यूम फॉर्मेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। टेक्निक मैंने आपको बता दी है कि एक ऐसी गैस हम फिल करते हैं किसी सिलेंडर के अंदर जो कि इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है किसी सब्सटेंस के ऊपर। उस सब्सटेंस को हम पाउडर टाइप उसके अंदर डिप कर देते हैं, डाल देते हैं, और उस गैस को उसमें फिल कर देते हैं। तो गैस कंप्लीटली उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी और जो पूरा सिलेंडर है वो वैक्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाई लेवल का वैक्यूम फॉर्मेशन के लिए हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को यूज करते हैं। सेकेंड, क्यूरिंग ऑफ डिजीज को क्योर करने के लिए, मीन्स हटाने के लिए या उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऐसी ड्रग्स को यूज करते हैं जो ड्रग्स जर्म्स होते हैं, जर्म्स के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। मीन्स ड्रग्स यूज्ड विच एब्जॉर्ब on surface of germs and destroy them, उनको नष्ट कर देते हैं। थर्ड, गैस मास्क। गैस मास्क कैसे यूज करते हैं, जिनके अंदर इस टाइप के हम सब्सटेंस यूज करते हैं जो कि जो पॉइजनस गैसेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्रीथिंग के दौरान वो हमारे लंग्स के अंदर नहीं जा पाती है। तो ऐसे मास्क यूज करते हैं जिनके ऊपर एक्टिवेटेड चारकोल या फिर एक्टिवेटेड सिलिका या सिलिका जेल, इस टाइप के हम एक्टिवेटेड कोलोइडल सॉल्यूशन हम यूज करते हैं मास्क के अंदर, जो पॉइजनस गैसेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्रीथिंग के दौरान हमें रेस्पिरेशन के सिस्टम को अफेक्ट नहीं कर पाती है। इसलिए गैस मास्क में भी जनरली हम इस टाइप के सब्सटेंस यूज करते हैं जिससे पॉइजनस गैसेस वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। फोर्थ, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए बताया था मैंने आपको कि सिलिका जेल एक ऐसा सब्सटेंस है, या एल्यूमिनियम जेल जो होती है वो ऐसा सब्सटेंस है जो मॉइस्चर को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी सिलिका जेल या फिर एल्यूमिनियम जेल यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, यानी कि ह्यूमिड एयर होती है उसके अंदर मॉइस्चर जो प्रेजेंट होती है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्प्शन के लिए हम सिलिका जेल या फिर एल्यूमिनियम जेल यूज करते हैं। फिफ्थ, फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन एक मेटलर्जिकल प्रोसेस है जो हम जनरली लो ग्रेड के जो सल्फाइड सोर्स होते हैं उनको कंसंट्रेट करने के लिए हम यूज करते हैं। सबसे पहले अर्थ से हम ओर्स को निकालते हैं, ओर्स के साथ बहुत सी इम्प्योरिटीज जो अर्थी इम्प्योरिटीज होती है वो उसके साथ होती हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद पाइन ऑयल और वाटर के अंदर बने हुए इमल्सन के अंदर उसको रख देते हैं। सल्फाइड ओर की बात कर रहा हूँ मैं। उसको रखने के बाद एयर फ्लो करवाते हैं, उसमें एयर फ्लो करवाने से फ्रोथ बनते हैं, उसमें पाइन ऑयल की वजह से फ्रोथ बनने। क्रिसोल और जेंथेट्स भी इसके अंदर हम यूज करते हैं जो फ्रोथ फॉर्मर है और फ्रोथ स्टेबलाइजर भी है। उसके ऊपर सल्फाइड और एडजॉर्ब हो जाता है, जो फ्रोथ बनता है उसके ऊपर सल्फाइड और एडजॉर्ब हो जाता है और फ्रोथ के अंदर एयर होती है इसलिए उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर आ जाता है, तो सल्फाइड ओर को भी ऊपर ले आता है। यानी कि जो सल्फाइड ओर है वो फ्रोथ के ऊपर एडजॉर्ब होता है। तो एडजॉर्प्शन इसकी इस टेक्निक को फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के अंदर हम यूज करते हैं जो कि कमर्शियल पर्पज से है। मेटलर्जिकल और जनरली हम कॉपर या फिर जिंक की जो मेटलर्जी यूज करते हैं जिनमें सल्फाइड स्टोर होते हैं, लेड की मेटलर्जी, सिल्वर की मेटलर्जी, उनमें हम इनको यूज करते हैं फ्लोटेशन मेथड में।
यानी कि जिंक के लिए ZnS, कॉपर के लिए CuFeS2, लेड के लिए PbS, मरकरी के लिए HCS, सिल्वर के लिए Ag2S। इस टाइप के ओर्स होते हैं। तो इसके अंदर एडजॉर्ब होते हैं। ये है स्फेलेराइट, ये फिर जिंक ब्लेंड, कॉपर पाइराइट, गैलेना, सिनाबार और अर्जेंटाइट, ये सिल्वर ग्लास। यानी सल्फाइड ओर को फ्लोरेसेंस मेथड में हम कंसंट्रेट करने के लिए एडजॉर्प्शन टेक्निक को यूज करते हैं। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ सिक्स्थ, separation of inert gases। एयर को लिक्विफाइड करने के बाद इनर्ट गैसेस को डिफरेंट सॉल्यूशंस में से फ्लो करवाते हुए नाइट्रोजन को अलग करते हैं। जनरली में जो एयर के अंदर वो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसके अलावा भी गैसें होती हैं, उनको सेपरेट करने के बाद डिफरेंट सॉल्यूशंस में से गुजारने के बाद एसिडिक गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनको हम KOH वगैरह के अंदर से सॉल्यूशन में गुजारेंगे तो वहाँ एडजॉर्ब हो जाती हैं। ऑक्सीजन जो होती है वो पायरोगैलोल सॉल्यूशन के अंदर एडजॉर्ब होती है, और जो ओजोन गैस होती है वो टर्पनाइट ऑयल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब होने के बाद जो मिक्सचर बचा हुआ है वो इनर्ट गैसेस का जनरली बचा हुआ होगा। तो उस इनर्ट गैसेस के मिक्सचर में मैक्सिमम अमाउंट आर्गन का होता है। अगर वो लिक्विड स्टेट में हायर प्रेशर और लो टेम्परेचर को लिक्विड स्टेट में होगी, तो मिक्सचर लिक्विड स्टेट में है, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम उसके अंदर सब्सटेंस होता है वो आर्गन होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं लिक्विड आर्गन। उनमें से डिफरेंट इनर्ट गैसेस को सेपरेट करने के लिए हम एडजॉर्प्शन की टेक्निक यूज करते हैं। यानी उस मिक्सचर को हम कोकोनट चारकोल होती है, कोकोनट चारकोल कैविटी के अंदर उसको हम फ्लो करवाते हैं, जिसमें कोकोनट चारकोल इनर्ट गैसेस को डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट इनर्ट गैस को एब्जॉर्ब करती है, जिससे हम उसका सेपरेशन कर लेते हैं। मीन्स कोकोनट चारकोल यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ noble gases at different temperature। डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट गैस को वो एब्जॉर्ब कर पाती है, जिससे हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। 7 रिमूव ऑफ कलरिंग मटेरियल। रिमूव ऑफ कलरिंग मटेरियल यानी किसी सॉल्यूशन, जिसमें आपको बताया कि जो गन्ने का जूस होता है, ये कैन शुगर होता है, उसको बॉईल करने के बाद वो ब्लैकिश हो जाता है, जिसको सेपरेट करने के लिए उसके अंदर एनिमल चारकोल या फिर बोन चारकोल ऐड करते हैं, जो कि कलरिंग मटेरियल डाइज के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करती है। तो रिमूव ऑफ कलरिंग मटेरियल, बोन चारकोल और एनिमल चारकोल यूज्ड for absorption of coloring matter, dyes or color particles from solution। 8 heterogeneous catalysis। जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं जनरली सॉलिड स्टेट में हम यूज करते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट को। सॉलिड स्टेट में उसका सरफेस एरिया बड़ा रहता है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम 3 ऐसे सब्सटेंस हैं जो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी टाइप से गोल्ड और ट्रांजिशन मेटल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अमोनिया को हाईली एब्जॉर्ब करेंगे तो उस कंडीशन में अमोनिया की कंसंट्रेशन उनके सरफेस पे बढ़ जाएगी, और सरफेस पे बढ़ने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के अंदर भी एब्जॉर्प्शन की टेक्निक ही यूज होती है, जो कि कमर्शियल पर्पज से भी रिएक्शंस में होती है और लेबोरेटरी पर्पज से भी हम रिएक्शंस के अंदर इनको यूज कर सकते हैं। 9 क्रोमेटोग्राफी।
क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम दो लिक्विड्स को, जो कि मिक्सचर है दो लिक्विड्स का बना हुआ, उनको सेपरेट कर सकते हैं। कॉलम बना हुआ होता है, ऊपर से हम फ्लो करवाते हैं दोनों का मिक्सचर, तो दोनों की जो लिक्विड्स की मिक्सचर बना हुआ उनमें दोनों जो ए और बी लिक्विड थे, उन ए और बी लिक्विड्स की सरफेसेस पे, डिफरेंट सरफेसेस पे एडजॉर्प्शन की रेट डिफरेंट होगी। तो जब ऊपर से फ्लो करवाएंगे तो सरफेस उनको दिए जाएंगे, तो सरफेस उनको दिए जाएंगे, उन सरफेस से वो फ्लो करके आएंगी, तो जिसकी एडजॉर्प्शन की रेट ज़्यादा है, यानी कि वहाँ ज़्यादा चिपक रहा है, उसकी फ्लोइंग रेट कम हो जाएगी, और जिसकी एडजॉर्प्शन की रेट कम है, यानी वहाँ कम चिपक पा रहा है, उसकी फ्लोइंग रेट ज़्यादा हो जाएगी। तो जिसकी फ्लोइंग रेट ज़्यादा है, जिसकी एडजॉर्प्शन की रेट कम है, उसकी फ्लोइंग रेट ज़्यादा है, वो जल्दी बाहर आ जाएगा, उसको सेपरेट कर लेंगे। और जिसकी एडजॉर्प्शन की रेट ज़्यादा है, उसकी फ्लोइंग रेट कम होगी, वो बाद में बाहर निकलेगा, उसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम एडजॉर्प्शन के बेस पे लिक्विड मिक्सर्स को सेपरेट कर सकते हैं। ये थे एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब एडजॉर्प्शन में का टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेकिन ये यूज कहाँ कहाँ पे होता है उनके टॉपिक सब चलेंगे। टॉपिक डाल रहा हूँ मैं, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। नया टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, विच इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होते क्या है? कैटलिस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। कब और किसने कैटलिस्ट को शुरुआत में देखा और एक्सप्लेन कैसे किया, कैटलिस्ट का किसी केमिकल रिएक्शन में रोल क्या होता है, इन चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी केवल प्रेजेंस ही रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करती है। यानी कैटलिस्ट को अगर हम किसी रिएक्शन के अंदर रख दें जो कि पर्टिकुलर उस रिएक्शन की रेट को अफेक्ट कर सके, ऐसा नहीं कि हर कैटलिस्ट हर रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करेगी, नहीं, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर कैटलिस्ट यूज किया जा सकता है, लेकिन सभी रिएक्शन के लिए एक ही कैटलिस्ट यूज नहीं किया जा सकता। इसलिए पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर एक ऐसा हम कैटलिस्ट उसके लिए यूज करें जो कि उसके लिए यूजफुल हो, जिसकी केवल प्रेजेंस उस रिएक्शन को हम देते हैं, तो उसके रेट को अफेक्ट करेगी, रेट को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। यानी सबसे पहले इस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट की स्टडी की गई कि KClO3 एक सॉलिड सब्सटेंस है। इसको जब हम हीट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 653 टू 877 केल्विन के बीच ये डिकम्पोज हो चुका होता है एंड इट कन्वर्ट इनटू 2 KCl प्लस 3 मोल्स ऑफ O2। इस टाइप से डिकम्पोज होता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 ब्लैक पाउडर होता है। इसको अगर हम ऐड करते हैं इसमें बहुत कम क्वांटिटी में, तो ये इससे कम टेम्परेचर पे भी लगभग 450 केल्विन टू 633 केल्विन के बीच में ही ये डिकम्पोज हो चुकी होती है। KCl प्लस में 3, यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड इसके लिए कैटलिस्ट हो गया। मैग्नीज डाइऑक्साइड इसके लिए क्या हो गया? कैटलिस्ट हो गया। कैटलिस्ट में कैसा हुआ? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इसने रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दी। यानी कैटलिस्ट किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म को चेंज कर देता है, एक ऐसी मैकेनिज्म फॉलो करवाता है जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है और पाथ ही बदल जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाती है उसकी। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है। सबसे पहले जो वर्ड यूज किया बर्जीलियस ने किया इन 1935, और कैटलिस्ट को इसने एक्सप्लेन भी किया, डिवाइड भी किया। कैटलिस्ट किसको हम बोलेंगे? तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या आएगी? कैटलिस्ट की डेफिनेशन ये आएगी कि द रेट ऑफ रिएक्शन affected by presence of substance without changing in concentration,
फिजिकल स्टेट, केमिकल कंपोजिशन, of substance, then substance is called कैटलिस्ट। तो हम सब्सटेंस को नाम देंगे कैटलिस्ट। सब्सटेंस को क्या नाम देंगे हम? कैटलिस्ट नाम देंगे। यानी ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करता है केवल अपनी प्रेजेंस से ही, उसकी केमिकल कंपोजिशन में, उसकी कंसंट्रेशन में, उसकी फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं आता। अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करता है इनिशियली, तो फाइनली वो रिमूव भी हो जाता है उसी कंसंट्रेशन में, उसी केमिकल कंपोजिशन में और उसी फिजिकल स्टेट में। उस सब्सटेंस को हम नाम देंगे कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट एक तो पॉजिटिव हो सकता है, ये टाइप नहीं है, ध्यान दे लेना। पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट है, ये दोनों कैटलिस्ट टाइप नहीं है। जिस टाइप से पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन और नेगेटिव एड्जॉर्प्शन टाइप नहीं था, वो एड्जॉर्प्शन ही था, लेकिन एक में टाइम के साथ कंसंट्रेशन बढ़ रही थी और एक में टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही थी ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। उसी टाइप से पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट भी दोनों ही रेट को अफेक्ट करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन की को, और केमिकल रिएक्शन की जो रेट अफेक्ट होगी इसलिए उसको नाम दे रहे हैं हम कैटलिस्ट। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट तो केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेगा और नेगेटिव कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करेगा। Rate of reaction increase, then it is positive catalyst, or rate of reaction decrease, then it is called negative catalyst। और नेगेटिव कैटलिस्ट को हम रिएक्शन पॉइजन भी नाम देते हैं, रिएक्शन पॉइजन भी नाम देंगे, या फिर इसको इनहिबिटर भी नाम देंगे। ये रिएक्शन की रेट को क्या कर देगा? कम कर देगा, और ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा। कैटलिस्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है रिएक्शन के अंदर। टाइप्स, दो टाइप से इसको डिवाइड किया हमने। नंबर फर्स्ट होमोजेनियस कैटलिस्ट, और नंबर सेकेंड हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट जिसकी फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की फिजिकल स्टेट के इक्वल होते हैं, मींस रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट तीनों की फिजिकल स्टेट अगर इक्वल है देन इट इज होमोजेनियस, और तीनों की फिजिकल स्टेट में कहीं पे भी कोई डिफरेंस आ रहा है देन विच इज हेटेरोजेनियस। फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट equal to a reactant and product is called homogeneous, catalyst. For example, sulfur dioxide plus half of O2, it convert into SO3। ये गैस है, ये गैस है, और ये भी एक गैस है। In presence of nitric oxide, which is also gas, nitric oxide NO is catalyst here, positive catalyst है, and it is lead chamber process। ये lead chamber process है जिससे हम सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेट करते हैं। नीचे से इसको मिटा रहा हूँ, बाद में डिस्कस करेंगे हम। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों की रिएक्शन से सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। लेड चैम्बर प्रोसेस किसके लिए यूज की जाती है? फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 की फॉर्मेशन के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो ये रिएक्शन है जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की फिजिकल स्टेट और इन तीनों की फिजिकल स्टेट क्या है? इक्वल है, इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे होमोजेनियस कैटलिस्ट हो गया। या फिर CH3COO C2H5 एस्टर है, इथाइल एसिटेट लिक्विड स्टेट में, प्लस में वाटर
लिक्विड स्टेट में लिया हमने, प्लस में कोई भी एसिड लिया H प्लस, वो एक्वस स्टेट में इट कन्वर्ट इनटू CH3 COOH लिक्विड स्टेट में, प्लस में CH3 C2H5OH, ये एसिडिक एसिड बना और ये अल्कोहल बना इथेनॉल C2H5OH। अगर इस रिएक्शन को हम देखें तो C2H5OH भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है और ये भी एक्वस है, सभी की फिजिकल स्टेट लिक्विड है, इसलिए इस कैटलिस्ट कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं। इस कैटलिस्ट को हम दे रहे हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट। इसके अलावा ये था, ये क्या है, एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, इट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, कैन शुगर जो गन्ने से बनी हुई शुगर है, चीनी है, C12H22O11, इसका एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं, वाटर के साथ, लिक्विड के साथ इसको यूज करते हैं। एसिड यूज करते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हमने यूज कर लिया यहाँ पे H2SO4 जो कि एक्वस स्टेट में हुआ, इट कन्वर्ट इनटू C6H12O6 एक्वस स्टेट में, प्लस में C6H12O6 एक्वस स्टेट में। एक तो इससे ग्लूकोज बनता है और एक इससे फ्रक्टोज बनता है, दोनों ही शुगर है, दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर ऑफ वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये भी क्या है, एक्वस लिक्विड, एक्वस एक्वस एक्वस। तो इस कंडीशन में ये जो कैटलिस्ट है ये भी होमोजेनियस कैटलिस्ट है। नेक्स्ट हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। Heterogeneous catalyst. Physical state of catalyst. Differ from physical state of reactant और प्रोडक्ट, किसी भी एक से डिफरेंट हो तो उसको हम नाम देंगे हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल SO2 प्लस हाफ O कन्वर्ट इनटू SO3। अभी यही एग्जांपल मैंने दिया था, ये यहाँ पे गैस है, ये भी यहाँ पे गैस है और ये भी यहाँ पे गैस है। नाइट्रिक ऑक्साइड की गैस था तो होमोजेनियस कैटलिस्ट था, लेकिन डाई वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड अगर यूज करते हैं सॉलिड V2O5, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन, वो भी सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन की स्टेप थी जो लेड चैम्बर प्रोसेस की थी, और ये भी सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन की एक स्टेप है। होता क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड हम पहले बनाते हैं एक स्टेप में, फिर सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से ट्रीट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको वाटर के साथ ट्रीट करवा के इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो एक स्टेप ये बनती है सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन है। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन की। उसकी एक स्टेप है, इसमें V2O5 एक हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट है। इसके अलावा हेबर प्रोसेस, N2 गैस है प्लस 3H2 गैस है इन प्रेजेंस ऑफ आयरन प्लस मोलिब्डेनम कन्वर्टिंग टू अमोनिया टू NH3। ये भी एक गैस है, ये भी एक गैस है, लेकिन आयरन और मोलिब्डेनम दोनों सॉलिड है। ये हेबर प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया फॉर्मेशन की हेबर प्रोसेस है। तो इसमें अगर देखें तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, आयरन सॉलिड है, मोलिब्डेनम सॉलिड है, तो आयरन यहाँ पे कैटलिस्ट है, विच इज हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। आयरन इज कैटलिस्ट हियर, और कैटलिस्ट कैसा होगा, हेटेरोजेनियस होगा। एंड मोलिब्डेनम इज कैटलिस्ट प्रमोटर। मोलिब्डेनम यहाँ पे कैटलिस्ट प्रमोटर है, तो कैटलिस्ट हो गया, ये कैटलिस्ट प्रमोटर, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल है। इसके अलावा बहुत सी हम रिएक्शंस बता सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, डिकन्स प्रोसेस।
फॉर्मेशन ऑफ Cl2, क्लोरीन की फॉर्मेशन है। HCl plus O2 in presence of CuCl2, H2O plus Cl, क्लोरीन गैस फॉर्मेशन की है। यहाँ पे HCl गैस होती है, ये भी गैस है, वाटर यहाँ पे लिक्विड है, क्लोरीन यहाँ पे गैस है, CuCl2 यहाँ पे सॉलिड है। अप्रोक्सीमेटली 773 केल्विन पे डिकन्स प्रोसेस से हम क्लोरीन बनाते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे फॉर्म यूज कर सकता हूँ, 2H2 हो जाएगा यहाँ पे और 2Cl2 होगा, इस टाइप से बैलेंस हो जाएगी। इसके अलावा बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट की। जनरली आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देता हूँ मैं कि ट्रांसन मेटल का ऑक्साइड है, ये एक ट्रांसन मेटल है, ये एक ट्रांसन मेटल है, कॉपर एक ट्रांसन मेटल है। जनरली हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट के लिए जो मेटल्स हम यूज करते हैं ट्रांसन मेटल्स या फिर एड ब्लॉक मेटल्स होती हैं, इनर ट्रांसन मेटल्स। तो जनरली ट्रांसन मेटल्स होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि अभी बताया मैंने आपको कि उनके सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन होता है, सरफेस के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस होती है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल की जो प्रेजेंस होती है वो उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देती है, या फिर उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बनने वाली जो वॉइड्स हैं वो भी उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो जितने भी ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें हम ट्रांसन मेटल को मींस डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज करते हैं, या फिर उनसे बनने वाले कंपाउंड को कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रेजेंस वैकेंट डी ऑर्बिटल की जो प्रेजेंस है वो उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ाती है। यानी कि केमिकली या फिर फिजिकली वर्ड्स उनके एब्जॉर्ब करेंगी, या फिर केमिकली उनके वैकेंट डी ऑर्बिटल की जो प्रेजेंस है वो उनको जो गैसेस पार्टिकल्स है उनको एब्जॉर्ब करेगी। इसलिए एब्जॉर्प्शन के अंदर हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट के अंदर एब्जॉर्प्शन एक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और डी ब्लॉक के एलिमेंट या उनके कंपाउंड से इसको इंग्लिश एक्सप्रेस करते हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस की। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस से, जिसमें एक स्टेप आती है HNO3 की फॉर्मेशन, जिसमें एक स्टेप आती है कि हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी, अमोनिया की ऑक्सीजन के साथ। गैस होती है, इसके ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्शन की, दिस इज आल्सो गैस एंड इट कन्वर्ट इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्लस H2O। नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होती है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और रोडियम, बोथ आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दोनों ही सॉलिड हैं, और दोनों के मिक्सिंग कैटलिस्ट को हम नाम देते हैं गैस कैटलिस्ट। गैस कैटलिस्ट अमोनिया के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीडेशन से, और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम वाटर के साथ ट्रीट करवा के HNO3 में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें ये भी क्या है, सॉलिड है, NO एक गैस है, H2 एक लिक्विड है। तो इस कंडीशन में ये कैसे हो गए, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट हो गए। इसके अलावा भी हम बहुत से एग्जांपल ले, जैसे हाइड्रोजनेशन करवाते हैं वेजिटेबल ऑयल्स को, हम वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो हाइड्रोजनेशन के लिए हम निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम यूज करते हैं। कैटलिस्ट डी ब्लॉक के एलिमेंट यूज करते हैं, कैटलिस्टिक नेचर होती है उनकी, क्योंकि वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाते हैं और उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस होती है। तो इन टाइप के कैटलिस्ट को हम नाम देंगे हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। इसके बाद बात कर रहा हूं मैं प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट या फिर कैटलाइसिस की। हेटेरोजेनियस कैटलाइसिस, सबसे पहले क्या होता है, कैटलिस्ट, सपोज करो ये कैटलिस्ट है और ये गैसेस पार्टिकल है A और B के बीच में रिएक्शन होके 2AB बनना है। तो सबसे पहले क्या होगा, A और B गैसेस पार्टिकल है, AB भी गैसेस बनना है। यहाँ पे होगा एडजॉर्प्शन, ये अपना सरफेस प्रोवाइड करवाएगा और यहाँ A और B को एडजॉर्ब कर लेगा। सबसे पहली कंडीशन होती है एडजॉर्प्शन की, मींस कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट या रिएक्टेंट इंक्रीज ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट।
जैसे ही पास आ जाएंगे तो उनके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेट होगी कोलिजन की वजह से। ये कैटलिस्ट है। ए और बी आपस में जुड़ने की कोशिश करेंगे। इन दोनों के बीच के बॉन्ड ए के बीच के बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे, बी के बीच के बॉन्ड भी ब्रेक हो रहे होंगे, ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहे होंगे। इट इज ट्रांजिशन स्टेट। हायर एनर्जेटिक स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट के जस्ट बाद डिसऑप्शन हो जाता है क्योंकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। कैटलिस्ट वही रहता है, प्लस में ए बी एंड ए बी दो प्रोडक्ट बन चुके होते हैं और ये डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ से डिसॉल्व प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से डिसॉल्व हो जाएंगे। डिसॉल्व होने का मतलब यहाँ से हट जाएंगे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। अब ये कैटलिस्ट का सरफेस फिर से कैटलिस्ट एज इट इज आ गया, फिर से दूसरे पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए यूजफुल है। तो ये प्रोसेस रेगुलर चलती रहती है। अपने सरफेस पे कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है और कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। दोनों के बीच में कोलिजन और इफेक्टिव कोलिजन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी हायर एनर्जेटिक है, तुरंत वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे अपनी एनर्जी को डाउन करने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट वहां से डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है अगर किसी रिएक्शन के अंदर पॉजिटिव कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो हेटेरोजेनियस पॉजिटिव कैटलिस्ट। इसके बाद बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट की। रिएक्शन की रेट इंक्रीज होने का मतलब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन की रेट ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा एडजॉर्प्शन की रेट होगी उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। इसलिए हम किसी भी रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट यूज करते हैं फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में या एक्टिवेटेड फॉर्म में या फिर उनको पाउडर्ड फॉर्म में के अंदर हम यूज करते हैं ताकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा रहे। प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट। नंबर फर्स्ट, फिजिकल स्टेट। रिएक्शन के अंदर किसी कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है और गैस हो सकती है। अगर वो गैस या फिर लिक्विड है तो जनरली इनिशियली पार्टिसिपेट इन रिएक्शन and initiate a reaction and finally release from them. From this, यानी अगर गैस और लिक्विड टाइप का कैटलिस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया जो लेड चैम्बर प्रोसेस थी सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की, उसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैसेस सब्सटेंस था, या फिर एस्टर का हाइड्रोलिसिस है एसिडिक, तो उस कंडीशन में H+ जो होता है वो एक्वस स्टेट में होता है, वो वहाँ पे कैटलिस्ट वर्क करता है। तो लिक्विड या फिर गैस की स्टेट में अगर वो कैटलिस्ट है तो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए पहले वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसके बाद फाइनली वो रिलीज हो जाता है उस रिएक्शन से। और अगर सॉलिड है तो प्रोवाइड इट्स सरफेस एरिया, तब ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है किसके लिए? एडजॉर्प्शन के लिए। फॉर एडजॉर्प्शन टू कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए ये अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है। सेकेंड, ये फिजिकल स्टेट कुछ भी हो सकती है, लेकिन सॉलिड है तो अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाएगा, और गैस और लिक्विड है तो जनरली क्या करता है? इनिशिएट करता है रिएक्शन को पार्टिसिपेट होने के बाद, उसके बाद वहां से रिलीज भी हो जाता है। सेकेंड, एक्टिविटी। सेकेंड इज एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब है कि कोई भी कैटलिस्ट कितना एक्टिव है। अगर वो हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट है तो उसके एग्जांपल के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कि सपोज करो कि उसके ऊपर फिजिकल एडजॉर्प्शन होना है, तो मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल एडजॉर्प्शन से में एक से ज्यादा लेयर बन सकती है। तो एक से ज्यादा लेयर बनेगी तो वो कैटलाइस्ट का वर्क करता रहेगा, एक से ज्यादा लेयर बनेगी तो कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर उसके ऊपर केमिसॉर्प्शन होना है तो केवल एक ही लेयर बनेगी, उसके बाद दूसरी लेयर फिजिसॉर्प्शन के अकॉर्डिंग आएगी जो कि स्लो होगी।
तो केमिस्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग केवल एक लेयर बन सकती है, तो फिर कंप्लीटली सरफेस उसका क्या होगा, ऑक्यूपाई हो चुका होगा, उसके बाद उसकी कैटालाइटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर फिजिक्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, फिजिक्स ऑप्शन कर रहा है वो, तो कैटालाइटिक एक्टिविटी उसकी ज़्यादा रहेगी, और केमिस्ट ऑप्शन कर रहा है तो कैटालाइटिक एक्टिविटी इनिशियली ज़्यादा रहेगी, फाइनली कम हो जाएगी। इन फिजिक्स ऑप्शन कैटालाइटिक एक्टिविटी of catalyst is slow, but in chemist option initially it is fast and finally slow। शुरुआत में फास्ट होती है और बाद में स्लो हो जाती है। थर्ड, सिलेक्टिविटी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एक कैटलिस्ट है, रिएक्टेंट हमने रिएक्टेंट वही रखते हैं और कैटलिस्ट अगर चेंज कर देते हैं तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। यानी कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिएक्टेंट को किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। रिएक्शन में रिएक्टेंट हम सेम रखते हैं, लेकिन कैटलिस्ट अगर चेंज कर देते हैं तो प्रोडक्ट डिफरेंट बनते हैं। इसका मतलब एक कैटलिस्ट पर्टिकुलर एक रिएक्शन को उसी टाइप के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। मीन्स वन टाइप ऑफ कैटलिस्ट particularly convert into one type of product from reactant। हम रिएक्टेंट सेम भी रखेंगे तो ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल CO प्लस H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं अगर हम निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, देन इट कन्वर्ट इनटू मीथेन प्लस O। मीथेन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। मीथेन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को। यहाँ CO था तो 2CO हो गया, 2CH4 हो गया, O2 आ गया वहाँ पे, और यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गए तो 4H2। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में CO प्लस H2 मीथेन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। और CO प्लस H2 ही अगर रिएक्टेंट लेके चल रहे हैं, लेकिन कॉपर प्लस में या कॉपर प्लस में ZnO या फिर Cr2O3 इसका मिक्सचर यूज कर लिया ZnO और Cr2O3 का, तो उस कंडीशन में मीथेनॉल में कन्वर्ट होता है CH3OH में। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 यूज कर सकते हैं। यानी कैटलिस्ट चेंज करते ही रिएक्टेंट वही है, लेकिन कैटलिस्ट चेंज करते ही प्रोडक्ट बदल गया। इससे तो बना मीथेन और ऑक्सीजन, और इससे बना मीथेनॉल। एक से मीथेन प्लस ऑक्सीजन बना, एक से बना है मीथेनॉल। इसी टाइप से अगर हम CO प्लस H2 को ही ट्रीट करवाते हैं केवल कॉपर की प्रेजेंस में, यानी हीट सब रिएक्शन इसमें करते हैं हम लोग, तो बनता है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब इससे प्रोडक्ट अलग बना, इससे अलग बना, इससे अलग बना। कैटलिस्ट हमने अलग अलग लिए थे लेकिन रिएक्टेंट हमारे पास सेम थे, इसलिए हम सेम रिएक्टेंट लेके चले, लेकिन कैटलिस्ट डिफरेंट ले लें तब भी प्रोडक्ट हमारे पास डिफरेंट बनता है। यानी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनना है, वो डिपेंड करता है कि कैटलिस्ट उन रिएक्टेंट्स को किस टाइप से या किस मैकेनिज्म के थ्रू लेके जा रहा है ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। कैटलिस्ट प्रमोटर। कैटलिस्ट प्रमोटर यानी कि कभी कभी हमें कैटलिस्ट की कैटालाइटिक एक्टिविटीज को इंक्रीज करने के लिए हमें उनके साथ प्रोमोटर यूज करना पड़ता है, जो कि कैटालाइटिक एक्टिविटीज को उसकी को इंक्रीज कर देता है। The substance which can increase catalytic activities of catalyst
कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, उसको हम नाम देते हैं कैटलिस्ट प्रमोटर। फॉर एग्जांपल आयरन एक कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम एक कैटलिस्ट प्रमोटर है, जो कि आयरन की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। कौन सी रिएक्शन में? हेबर प्रोसेस में। हेबर प्रोसेस में क्या फॉर्मेशन होता है? अमोनिया फॉर्मेट होता है। किससे? नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन से। अप्रोक्सीमेटली 773 केल्विन और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। ये भी गैसेस है, ये कैटलिस्ट है। तो कभी कभी हमें रिएक्शन में कैटलिस्ट प्रमोटर भी डालना पड़ता है। फोर्थ, रिएक्शन पोजीशन ऑफ इनहिबिटर। बताया मैंने आपको, नेगेटिव कैटलिस्ट को नाम देंगे हम इनहिबिटर और रिएक्शन पोजीशन, यानी रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हमारी चल रही है बॉडी के अंदर एटीपी फॉर्मेशन के लिए, अगर हम साइनाइड जो हमारी बॉडी या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है जो हमारी बॉडी के अंदर लगभग 2000 टाइप्स की बायोकेमिकल रिएक्शंस प्रोसीड हो रही हैं, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को एक साथ रोकने के लिए हम साइनाइड यूज कर सकते हैं। साइनाइड क्या करता है? उनके लिए रिएक्शन पॉइजन है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज को बंद कर देता है, सेल्स से एटीपी फॉर्मेशन बंद हो जाता है और एटीपी फॉर्मेशन जैसे ही ब्लॉक होता है सेल्स डेड हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में उसको हम नाम देंगे रिएक्शन पॉइजन और इनहिबिटर। या फिर हम बात करें कि हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन के दौरान हम क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं? ब्रीथिंग के दौरान हम बाहर निकाल रहे हैं लंग्स में। यानी कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट आयरन कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है केमिकली। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम अंदर लें तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऑक्सीजन से लगभग 300 टाइम्स तेजी से हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करती है। यानी कि अगर दोनों का इक्वी प्रोपोर्शन में यानी इक्वी मोलर प्रोपोर्शन में हम रेस्पिरेशन लेते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा डिजोल्व हो पाएगी ब्लड के अंदर बजाय किससे? ऑक्सीजन से। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करती है? एक हीमोग्लोबिन जो बनाया उसने हीमोग्लोबिन जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लिया, वो हीमोग्लोबिन एक कैटालाइटिक एक्टिविटी शो नहीं करेगा, नेक्स्ट ऑक्सीजन को इंटेक नहीं कर पाएगा क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड उससे जल्दी मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा जल्दी उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना पाती है। तो जनरली बेरियम सल्फेट या फिर बेरियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, ये जनरली हम इनहिबिटर यूज करते हैं इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस यानी पीडी प्लस बेरियम सल्फेट, ये लैंडलार कैटलिस्ट है। पैलेडियम है वो हाइड्रोजनेशन का कैटलिस्ट है। जबकि बेरियम सल्फेट हाइड्रोजन का क्या है? हाइड्रोजनेशन का इनहिबिटर है। तो हम उन रिएक्शंस में इसको यूज करते हैं जैसे हमें एल्काइन से एल्कीन बनानी है, एल्केन नहीं बनानी। अगर एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करेंगे तो पहले एल्कीन बनती है, एल्कीन से वो एल्केन्स में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो एल्कीन ही बन के रोकना है, उसके आगे नहीं बनाना है। तो हम पैलेडियम की जगह पे पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट दोनों यूज करेंगे। तो पैलेडियम क्या करता है? एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करता है और एल्कीन को फर्दर हाइड्रोजनेशन से रोक देता है बेरियम सल्फेट। इस टाइप की बहुत सी रिएक्शंस आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक के अंदर जिनमें हम बेरियम सल्फेट, बेरियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट को इनहिबिटर की फॉर्म में यूज करते हैं किसी रिएक्शन में, और वो भी हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन में आगे रोकने के लिए। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शंस में इनहिबिटर का वर्क करती है। साइनाइड भी रिएक्शंस में क्या करते हैं? इनहिबिटर का वर्क करते हैं। तो इनहिबिटर एक रिएक्शन पॉइजन है जो रिएक्शन को प्रोसीड होने से रोक देता है या रिएक्शन को लॉक लगा देता है। यहाँ पे ये था कैटलिस्ट। इसमें मैंने आपको बताया कि कैटलिस्ट होता क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, किसने डिस्कवरी की, किसने नाम रखा, बर्जलियस ने रखा 1935 में। उसके बाद रिएक्शंस, किस रिएक्शन में इसकी डिस्कवरी हुई, उसके बाद रिएक्शंस में इनको प्रोसीड किया गया। ट्रांजिशन मेटल्स कैटालाइटिक एक्टिविटी ज़्यादा क्यों रखती हैं, एक्टिविटी क्या होती है कैटलिस्ट की, सिलेक्टिविटी क्या है, प्रोडक्ट अलग अलग बन सकता है, कैटलिस्ट अलग लिया तो रिएक्टेंट सेम है। तो उसका बाद रिएक्शन पॉइजन क्या है,
कैटालाइस्ट कितने टाइप के होते हैं? कैटालाइट 2 टाइप के होते हैं। एक तो क्या, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, रिएक्शन की फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। एग्जांपल्स उनके मैंने आपको बता दिए हैं। और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कैसे होता है? पहले एडजॉर्प्शन होता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है और डिसॉर्प्शन हो जाता है। इस टाइप से कैटालाइटिक रिएक्शन होता है। और मैं बात कर रहा हूँ सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट की। जियोलाइट सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट। जियोलाइट एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। सिलिकेट क्या होते हैं? 11th में आपने पढ़ रखा है। सिलिकेट SiO4 -4 की यूनिट्स होती हैं इनके अंदर। ऑर्थो हो सकते हैं, पायरो हो सकते हैं, सीट हो सकते हैं, चेन हो सकते हैं, साइक्लिक हो सकते हैं, 3D नेटवर्क हो सकते हैं। जो कि 11th में बता रखे हैं कि इस टाइप की यूनिट आपस में जुड़ी हुई होती है, उनको बोलते हैं हम सिलिकेट्स। सभी यूनिट SiO4 -4 की नहीं होती। जैसे जैसे इनकी ऑक्सीजन कॉमन होती चली जाती है, फॉर्मूले बदल जाते हैं। तो जियोलाइट जो होते हैं वो एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं, और एल्यूमिनियम सिलिकेट में भी 3D नेटवर्क सॉलिड है। यानी कि 3D नेटवर्क सिलिकेट में कुछ सिलिकॉन के एटम एल्यूमिनियम से रिप्लेस हो जाते हैं, और सिलिकॉन के एटम टेट्रावैलेंट होते हैं। एल्यूमिनियम के जो एटम्स होते हैं वो ट्राइवैलेंट होते हैं। जैसे ही टेट्रावैलेंट के जगह पे ट्राइवैलेंट एटम आ जाएगा, वहां पे एक होल बन जाएगा, जो कि मैंने आपको एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में भी बता रखा है कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। तो सम ऑफ सिलिकॉन एटम रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम इन 3D नेटवर्क सिलिकेट, देन इट कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम सिलिकेट एंड दिस इज कॉल्ड जियोलाइट। यानी किसी भी मेटलिक सिलिकेट को हम नाम दे सकते हैं जियोलाइट। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का सिलिकेट होता है, उसको हम नाम दे रहे हैं जियोलाइट। देन वी कैन से दैट aluminum silicate is formed by replacement of some silicon atom from silicates by aluminum, then some hole found in them due to aluminum is trivalent and silicon is tetravalent. That is called जियोलाइट। इनको हम नाम देते हैं जियोलाइट। तो जियोलाइट कैसे बनता है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब जियोलाइट का कैटालाइटिक एक्शन क्यों होता है, वो सेफ सिलेक्टिव क्यों है? जियोलाइट जो होते हैं विच आर पोरस, जैसे ही होल बन जाते हैं तो उनके अंदर पोर बन जाते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है हनी बी कॉम जैसी होती है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। जिस टाइप से हनी बी कॉम के अंदर पोस्ट बने हुए होते हैं, उसी टाइप से जियोलाइट के अंदर भी पोस्ट बन जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू इंजीनियर, हनी बी कॉम एक सबसे कम मटेरियल में तैयार सबसे बड़ी बिल्डिंग है। यानी पोस्ट का साइज भी लगभग उसमें सेम होता है, उसी टाइप की स्ट्रक्चर इसमें बन जाती है। और हनी बी कॉम जैसे स्ट्रक्चर होती है, इसलिए नंबर ऑफ पोर्स बहुत ज्यादा होंगे। बट साइज ऑफ पोर का मतलब उनकी बात कर रहा हूं मैं डायमीटर की, दिस इज 240 नैनोमीटर
टू 760 नैनोमीटर। पोर्स का साइज पर्टिकुलर होता है 240 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर के बीच में हो सकता है। अब क्या करते हैं, पोर के अंदर किसी रिएक्टेंट को अपना सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं कैटलाइसिस के लिए, या कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो जो पोर के अंदर, पोर से बड़े साइज का जो रिएक्टेंट होता है उसमें नहीं जा पाता, पोर से छोटे साइज के रिएक्टेंट ही उसमें जा पाते हैं, उससे बड़ा साइज का रिएक्टेंट उसमें नहीं जा पाता, और बड़ा साइज का रिएक्टेंट उसमें नहीं जा पाता, इसलिए सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट मीन्स ओनली these provide force for reaction for completion reaction as catalyst, as surface of catalyst. Only substance or reactant which have less size than pore can be catalyzed here, then it is called safe selective catalyst. It is called safe selective catalyst. तो इसलिए इसको हमने नाम दिया सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट, क्योंकि पोर से बड़े साइज का तो जाएगा नहीं, पोर से छोटे साइज की कैटलिस्ट जो रिएक्टेंट की पार्टिकल उसमें जाएगी, वहाँ पे सरफेस एरिया मिलेगा उनको। सरफेस एरिया कौन प्रोवाइड करवा रहा है, जियोलाइट का पोर सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है। वहाँ रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद एब्जॉर्प्शन हो गया, वहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ गई, रिएक्शन हो जाएगी, प्रोडक्ट जो बनेगा वहाँ से डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कैटलाइटिक एक्शन एक बार हो गया, दोबारा से वो पोर कैटलाइटिक एक्शन के लिए तैयार है, लेकिन पोर से बड़े साइज का उसके अंदर कोई भी रिएक्टेंट आ नहीं सकता, इसलिए कैसा कैटलिस्ट हो गई, सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट। और जनरली इस टाइप की कैटलिस्ट को हम पेट्रो इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। जियोलाइट आर जनरली यूज्ड in petro industries. पेट्रोलियम की जो इंडस्ट्रीज होती है उनमें यूज करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट जियोलाइट है जो सीधा एल्कोहल को, एल्कोहल आप जानते हो क्या होता है, CnH2n+2O, यानी ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होती है, जनरल फॉर्मूला है एल्कोहल का, उसको डायरेक्ट गैसोलीन में कन्वर्ट करता है। और गैसोलीन इज पेट्रोल, पेट्रोल इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, और उस जियोलाइट को हम बोलते हैं ZSN5। एल्कोहल को डायरेक्ट गैसोलीन में कन्वर्ट करता है, विच इज पेट्रोल, पेट्रोल इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। मींस एल्कोहल में ऑक्सीजन होती है, तो ZSN5 यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन करता है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर इसमें से रिलीज करवा देता है। और ZSN5 इसकी कौन फॉर्म है, जियोलाइट ऑफ साइड मॉलिक्यूलर पोरोसिटी, इसकी फुल फॉर्म। डिहाइड्रेशन की वजह से एल्कोहल्स को ये हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करता है, यानी डायरेक्ट पेट्रोल में कन्वर्ट करता है। एल्कोहल से डायरेक्ट पेट्रोल बनाने के लिए हम ZSN5 को यूज करते हैं, इसलिए पेट्रो इंडस्ट्रीज में इस टाइप के जियोलाइट यूज होते हैं। आज के लिए, आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सब कुछ रेगुलर पढ़ते रहें, रेगुलर अपना होमवर्क करें, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए और आप उसको समझ लें और पढ़ लें। ये जो लेवल में लेके चल रहे हैं वो IIT एडवांस तक का लेवल है, उसके अकॉर्डिंग के क्वेश्चंस इसके अंदर शोर हो जाएंगे। बोर्ड में तो आपको करना ही है इसकी थ्योरी कंप्लीट तैयार, उसके साथ साथ नीट, IIT, जिटमैन वगैरह के जो पेपर्स होते हैं, या फिर जहाँ से भी क्वेश्चन जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो सब इसके अंदर कवर हो रहा है।